स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्लास पे आते हैं। बेसिकली लास्ट सेशन का जो हमारा टॉपिक था वो था इमेज अपलोडिंग का, जो हमने सक्सेसफुली कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आज का काम है हमारा एडिट करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिलीट और डिटेल पेज करना सेम है। ठीक है, हमें जो है मसला जो आता है इसके अंदर वो आता है जब आप एडिट कर रहे होते हैं इमेज को। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉजिक ये होती है कि अगर यूजर इमेज चेंज करना चाह रहा है तो चेंज कर सकता है, नहीं तो वो प्रीवियस वाली इमेज ही चली जाए, तो कोड में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन आने वाली है। नॉर्मल जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वही मॉडल से डेटा लेके आके अपडेट का फंक्शन यूज करके उसको अपडेट कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो है ना चीजें थोड़ी चेंज है, तो ध्यान देना बेटा क्या होने वाला है आज। ठीक है, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि हमने लास्ट सेशन क्या क्या काम किया था। लास्ट सेशन हमने ये काम किया था कि हमने एक मॉडल बनाया था। मॉडल का नाम था प्रोडक्ट। उसके अंदर हमने आईडी, नेम, प्राइस और इमेज की फील्ड लगाई थी, और उसके साथ साथ क्रिएटेड डेट की फील्ड लगाई थी। और इमेज के अंदर हमें इमेज को चेंज कर अपलोड करवाना था। और इमेज अपलोडिंग आप सबको पता है कि होती नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, डेटाबेस के अंदर सिर्फ इमेज का नाम स्टोर करवा रहे होते हैं, बाकी इमेज को कर रहे होते हैं ट्रांसफर डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद हमने कंट्रोलर के अंदर आए थे, और कंट्रोलर के अंदर हमने क्या काम किया था देख ले बेटा एक बार। कंट्रोलर के अंदर पहला काम, जैसे कि हमारे होता है पहला काम कि हम क्या करते हैं, अपने रजिस्टर करते हैं अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट की फाइल को। पर हमने लास्ट सेशन एक और क्लास यूज की थी, एक और इंटरफेस यूज किया था जिसका नाम था हमारे पास आई वेब इन्वायरमेंट, जिसकी मदद से हम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, और हमने पहला काम किया था क्रिएट करा था व्यू। व्यू क्रिएट करने के बाद हमने उसकी पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल किया था। अब पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ चीजें नहीं थी। ये इतना सा कोड हमने किया था सिर्फ और सिर्फ इमेज को क्या करवाने के लिए, कॉपी करवाने के लिए। कॉपी करवाने के बाद हमने ये सीखा था कि भाई मॉडल के थ्रू सारी चीजें आ रही है, बस इमेज एक ही चीज के थ्रू आ रही है, वो इस इंटरफेस के थ्रू आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, मॉडल के अंदर जो की खाली थी इमेज की, उसके अंदर फाइल का नाम स्टोर करवा लिया था, बाकी का काम सेम है। क्लियर हो गया? देन हमने व्यू प्रोडक्ट सीखा था। तो व्यू प्रोडक्ट के अंदर हमने वही काम किया था। तो ये दोनों चीजें हमारी हो रही है। एक बार इसको जल्दी से व्यू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिट के ऊपर आएंगे। सही है, तो प्रोजेक्ट को चला लेते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा हमने नेव बार के अंदर लगाई थी उसकी लिंक्स, नहीं लगाई थी, नहीं लगाई थी लिंक्स। तो हमें जो है ना एक्शन मेथड जो है वो याद करने पड़ेंगे, तो क्योंकि हम राउटिंग खुद से लगाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। पहली बार एग्जीक्यूट होने में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो बिल्ड बना रहा होता है। चल गया, नेव बार में हमने कुछ नहीं रखा था। सही है, तो हमें अपने हिसाब से जो है ना इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैंने कर दिया home/व्यू प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स जो है हमें सही से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो लास्ट सेशन मेरे ख्याल में हमने 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, जिसकी इमेजेस हमारे पास नहीं थी, पर हमने ऐसे ही डाल दी थी। एक और क्रिएट करके देखते हैं। तो मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देते हैं। पहले इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। ये मेरी प्रीवियस वीडियो की थंबनेल पड़ी हुई है, यहाँ पे यही वाली उठा लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे आके मैंने रखा, प्रोडक्ट का नाम है, एक लेक्चर है, प्रोडक्ट लेक्चर बेच रहे हैं हम, कितने रुपए का, 150 रुपए का। ठीक है, क्रिएट कर दिया मैंने, और ये इंसर्ट हो गया। अब बेसिकली ये इंडेक्स पे लेके आया, जबकि ये गलत है, क्योंकि हमने लास्ट सेशन इंडेक्स पे ही भेजा था उसे, क्योंकि इंडेक्स वाला फाइल, व्यू वाला फाइल बना नहीं हुआ था। तो एक बार इसको भी सेट कर लेते हैं कि भाई जब भी आपने काम कर देना है, तो काम करने के बाद आपको भेजना है कहाँ पे, इस वाले व्यू के ऊपर, इस एक्शन मेथड के ऊपर। तो इसको हॉट रिलोड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, हॉट रिलोड करने के बाद आते हैं दोबारा यहाँ पे, मैंने होम को एक और इमेज दोबारा डाउनलोड सेट करके देखते हैं। पहले आप चेक कर सकते हैं, जो अभी हमने ये डाली थी वो आ चुकी है हमारे पास। डिलीट का कोड सेम है, डिटेल का कोड सेम है, अभी बात करके आए थे। तो हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, एडिट करने के लिए कुछ सिनारियो चेंज है, तो ध्यान देना। पहला काम होगा व्यू बनाना, और व्यू के बाद हम फर्दर आगे जाएंगे। थैंक यू। अब जब भी आप एडिट करते हैं तो आपको पता है कि वो क्या किसको टारगेट कर रहा होता है, एक एक्शन मेथड को टारगेट कर रहा होता है, जिसका नाम होता है एडिट। और उसके बाद आईडी लेके आ रहा होता है वो उसकी, तो आईडी लेके आ रहा है।
तो एडिट किस तरीके से काम करता है मेरे ख्याल में आपको आती है चीज़ें, बस कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, तो बेटा ध्यान देना। मैं प्रोजेक्ट को कर लेता हूँ बंद, क्योंकि इसके फोल्डिंग होगी, है ना, व्यू बनेगा ना एडिट का भी। आते हैं यहाँ पे नीचे, और मैंने पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट्स, और नाम क्या रखे एडिट करने के लिए व्यू का, एडिट ही रखे, डिफॉल्ट रख लेते हैं, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो प्रोजेक्ट के अंदर नाम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एडिट सबका तो नहीं होगा। तो कोशिश करें कि नाम थोड़े डिफरेंट रख के जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। रिटर्न मैंने कर दिया इसको व्यू, और ये व्यू खाली नहीं जाएगा, ये डेटा के साथ जाएगा, और उस डेटा की कंडीशन हम डालेंगे विद द हेल्प ऑफ एन आईडी जो वो अपने साथ लेके आ रहा है। तो हम इसके पैरामीटर में क्या दे देंगे, आईडी। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने नॉर्मल क्रेड में पढ़ा था। पहले तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, नाम रखते हैं फॉर सपोज प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल, और प्रोडक्ट के टेबल में से क्या करके ले आओ, फाइंड करके ले आओ, मतलब फर्स्ट और डिफॉल्ट का वहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे, जिससे वो सबको फाइंड करके लेके आएगा। वैसे यहाँ पे फाइंड भी है, पर फाइंड ओल्ड वर्जन में यूज होता था बहुत ज़्यादा, न्यू वर्जन में हम फर्स्ट और डिफॉल्ट ही यूज करते हैं। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लगेगा, x इज इक्वल टू एक्स का एरो फंक्शन एक्स डॉट आई डी, अगर वो हमारे इज इक्वल है जो हम आईडी लेके आ रहे हैं उससे। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो आपने वेरिएबल बनाया है आईडी का, इसको वेरीफाई करके ले आए कि भाई जो एडिट अपने साथ आईडी का वेरिएबल लेके आ रहा है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अब चेक करो, एडिट का जो हमारा बटन है वो आईडी लेके आ रहा है, पर आईडी की आई क्या है, कैपिटल है, पर अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लगा दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगानी है, कैपिटल, और यहाँ पे भी कैपिटल। क्लियर है? मेरे ख्याल में इस फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि वही प्रोडक्ट लेके आएगा जिसके आईडी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नहीं, पोस्ट की तो हम पोस्ट की तब लगाएंगे जब फॉर्म की डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं, अभी तो हम गेट की लगा रहे हैं, और गेट बाय डिफॉल्ट होता है, लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडिट के ऊपर मैंने राइट क्लिक कर दिया, इसके फोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से, और यहाँ पे आके मैंने ऐड व्यू कर दिया, और व्यू हम सिलेक्ट करेंगे रेजर व्यू। ठीक है, और रेजर व्यू के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हमारा मॉडल, मॉडल से पहले टेम्पलेट, टेम्पलेट कौन सा होगा, एडिट ही होगा, और मॉडल सेलेक्ट करेंगे, हमारा मॉडल है प्रोडक्ट का, और डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो क्लास है हमारा तो वो तो सेम ही है, तो ऐड कर दिया। ठीक है, याद होगा जब हमने क्रिएट वाला काम किया था इमेज का, तो हमने कुछ चेंजिंग की थी। इमेज के लिए मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि जब ये इसके फोल्डिंग कर देगा आपको, तो वो सारी की सारी फील्ड रखता है टेक्स्ट की, है ना। इमेज का टाइप टेक्स्ट नहीं होता, इमेज का टाइप क्या होता है, फाइल होता है। तो एक तो आपको टाइप देना है इमेज वाले फील्ड को, दूसरा उसको नाम देना है, नेम एट्रीब्यूट, तीसरा काम जो है वो आपको फॉर्म को ENC टाइप देना है। ये तीनों रिक्वायर्ड चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी, क्या पता नोटपैड में लिखी हुई हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है, ये है, चेक करो। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको ENC टाइप देना है फॉर्म के टैग के अंदर। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि नेम एट्रीब्यूट देना है इनपुट के टैग को, और इमेज देना है, सॉरी, ठीक है, और उसके अलावा टाइप देना है फाइल। और कुछ क्लासेस हम एक्स्ट्रा यूज की थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ था, तो ये थी रिक्वायरमेंट। तो चलिए रिक्वायरमेंट को सेट कर लेते हैं। ये हमारा इनपुट का जो है फॉर्म आ चुका है। पहली बात तो मैं डेट यहाँ पे नहीं दूंगा, तो डेट को मैं क्या कर दूंगा, स्किप, हटा दिया मैंने डेट को। और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का इनपुट टैग है, तो मैंने पहले तो इसका टाइप बता दिया, टाइप देंगे, क्या टाइप देंगे, इसका फाइल देंगे। ठीक है, और इसका नाम रखना पड़ेगा, तो नेम एट्रीब्यूट हम दे देते हैं फॉर सपोज इमेज। वैसे नाम भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2 रिक्वायरमेंट में चीज़ें आ गई। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि फॉर्म को आपने एक एट्रीब्यूट देना है जिसका नाम है ENC टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और यहाँ पे आपको सजेशन में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। एक बार इस एडिट वाले व्यू को देख लेते हैं किस तरीके से आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने प्रोजेक्ट को चला लिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं डेटा सही से आ रही है, तो हम फॉर्म की जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आके मैंने कोमा लगा दिया। मैंने कहा होम के अंदर व्यू प्रोडक्ट्स दिखाना है आपने, तो होम के अंदर व्यू प्रोडक्ट्स हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, 4। ठीक है,
शूज को एडिट करते हैं, इमेज है हमारे पास, ये 4 चीजें हैं सिर्फ। मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया और देखो डेटा आ गई, आ गई डेटा। ये स्लैश क्यों आ रही है? हाँ, ये गलती से स्लैश लग गया है, ठीक है। मैंने स्लैश हटा दिया, होल्ड रिलोड कर दिया। अच्छा, चेक करो यहाँ पे आपको शूज जो है वो नजर आ रहे हैं, प्राइस नजर आ रही है, इमेज नहीं आ रही, क्योंकि इमेज नहीं आती, इमेज कोई टेक्स्ट नहीं है। क्लियर हो गया? दोबारा आ गया, मैं बाहर, इसके बाहर क्लिक किया, यहाँ पे इंडेक्स पे चला गया। ये तो इंडेक्स पे नहीं लेके जाना था, चलो खैर है, वो चेंजिंग करनी पड़ेगी अदरवाइज हमें। वॉचेस, ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने और ये हमारे वॉचेस आ रही है। सेम तरीके से मैंने बैक किया और अगेन लेक्चर के वाले के ऊपर क्लिक किया तो लेक्चर की डेटा आ गई, तो डेटा सही आ रही है, कोई मसला नहीं है। अब इसकी पोस्ट कैसे हैंडल करनी है, सही है, ध्यान देना, इमेज का कोड मैं दोबारा करूंगा, सही है। अब पोस्ट केस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम तो ये करेंगे, एडिट वाले को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट, इसको बता देंगे कि भाई आप जो है वो HTTP पोस्ट तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। और पैरामीटर हटा दिए, फंक्शन जो हमने डाला था ये मैंने हटा दिया और यहाँ पे ये भी मैंने हटा दिया, एरर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप सबको याद होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप रिकॉल करें, अब असल लॉजिक स्टार्ट होने वाली है, ध्यान देना। जब फॉर्म सबमिट होता है, जब डेटा किस में चली जाती है, फॉर्म की मॉडल में। तो पहले तो आपको मॉडल यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मेरे मॉडल का नाम था प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लगा दिया और प्रोडक्ट का वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। मैंने कहा कि नाम भी प्रोडक्ट ही रखेंगे। दूसरी चीज जो हमने कल वाले क्लास में सीखी थी कि हम यहाँ पे आई फॉर्म फाइल लगाते हैं जो फाइल टाइप को हैंडल कर रहा होता है। जैसे हमारे पास PHP में फाइल्स वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल था, सेम काम यहाँ पे आके मैंने वेरिएबल दे दिया, वही नाम देना है जहाँ जो आपने वहां दिया था, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज। दो चीजें, नॉर्मली जब हम कोई क्रिएट कर रहे होते हैं जिसमें कोई भी इमेज या कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल नहीं आ रहा होता, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ क्या लगा रहे होते हैं, मॉडल लगा रहे होते हैं। अब ध्यान देना, वेरिएबल लगाया, वेरिएबल का नाम रखा मैंने फॉर सपोज मॉडल डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आके मैंने दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब मेरी लॉजिक समझने की कोशिश करना बेटा, जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं इसको खत्म कर लूँ, x डॉट id इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट id। यहाँ पे ध्यान देना, अब ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है प्रोडक्ट जो मॉडल है हमारा, जब भी मैं सबमिट करूंगा डेटा तब आएगी इसमें, मतलब वो जो डेटा आएगी वो न्यू डेटा होगी। बात समझ आ रही है? जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा फंक्शन ये तब चलेगा, मॉडल की डेटा तब उसमें आएगी, मतलब वो जो डेटा आएगी वो कोई ना कोई चेंज हुई हुई डेटा होगी, ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन में मैंने कहा कि भाई मॉडल के पास जो आईडी है वो चेक करो, जो हमारे डेटा फॉर्म में से जो आईडी आ रही है उससे मैच करके देखो कि मॉडल में वो डेटा पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। अब सोचो, एक ध्यान दो आप कि जब फॉर्म में डेटा पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है डेटाबेस में पड़ी हुई होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस मॉडल के अंदर, मतलब प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर जो डेटा है वो न्यू डेटा है, और जो मॉडल डेटा वाले वेरिएबल के अंदर है डेटा वो पुरानी डेटा है। बात समझ आ रही है? वो वाली न्यू डेटा है, ये वाली पुरानी डेटा है। तो बेसिकली जब आप इमेज का क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप डेटा को स्विच कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे स्विच कर रहे होते हैं ध्यान देना। अब हमारे मॉडल के पास कितनी चीजें हैं, मॉडल खोलो, कहाँ गया मॉडल, ये मैंने मॉडल को कर दिया ऑन। मॉडल में चेक कर सकते हैं आप, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स है, जिसमें आईडी के साथ हम कोई हरकत नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, कंडीशन उसके ऊपर लगती है, तो चेंज ये तो नहीं होती कभी भी। हाँ, नाम चेंज हो सकता है, यूजर फॉर्म में नाम चेंज कर सकता है, यूजर फॉर्म में प्राइस चेंज कर सकता है,
यूजर नहीं, ऐसे के लिए एडमिन ही करता है, पर हम ऐसे बात कर रहे हैं यूजर। अच्छा, इमेज भी चेंज कर सकता है, डेट एंड टाइम तो वही जाएगी खुद ब खुद। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सिंपली ये कहूंगा कि भाई मॉडल जो है, पहली बात तो आपको ये चेक करना है कि जो मॉडल डेटा है अगर वो खाली है, अगर वो नल है, सही है, ये करना जरूरी है। तो रिटर्न कर दो नोट फाउंड। अब ये नोट फाउंड फंक्शन क्या कर रहा होता है, नोट फाउंड फंक्शन आपका ये काम कर रहा होता है कि अगर डेटा खाली आ गई, कोई यूजर नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं आया, तो वो नोट फाउंड का पेज दिखा देगा। ठीक है, अगर डेटा आ गई तो हम क्या करेंगे, मॉडल डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम। ये लाइन समझ आई जी? मैंने कहा कि जो फॉर्म से डेटा आ रही है वो प्रोडक्ट के वेरिएबल में पड़ी हुई है, उसको किस में रख दो, मॉडल डेटा। मतलब जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ी हुई है, मैंने स्विच कर दिया, समझ आ रही बात? सेम तरीके से मैंने कहा कि प्राइस भी स्विच कर दो, जो प्राइस डेटाबेस में पड़ी हुई है और जो प्राइस अभी फॉर्म से आई है उसके साथ क्या कर दो, स्विच कर दो। ये समझ आया, यहां तक समझ आया? ठीक है, और ये ऊपर जो मैंने इफ लगाई है, अगर आप ये इफ नहीं लगाएंगे तो एक मसला आएगा। ठीक है, आगे जाके ये वेरिएबल आपको देखो क्या क्या दे रहा है, मे बी नल। विदाउट दिस इफ ये काम नहीं होगा, तो जब ये मैंने इफ लगाई है, ठीक है, तो ये लगाना जरूरी है। वैसे इसका काम क्या है कि अगर डेटाबेस में से कोई भी डेटा नहीं आएगी, मतलब वो अगर ये वाला वेरिएबल नल होगा तो वो उसको बता देगा कि भाई ये चीज अवेलेबल डेटाबेस के अंदर नहीं है। ठीक है बेटा, साकिब यहाँ ध्यान दो। अब मैं लगाऊंगा इफ। ये सारी पंचायत हम कर रहे हैं एक चीज के लिए, वो है हमारी इमेज। क्योंकि अगर इमेज नहीं होती हमारे फॉर्म के अंदर तो हम डायरेक्ट क्या करते, मॉडल की डेटा लगा उठाते और करते भाई कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल डॉट अपडेट। याद है ना, 2 लाइन के कोड में हमारी डेटा अपडेट हो जाती है। पर जिस भी फाइल के अंदर हमारे पास, जिस भी फॉर्म के अंदर हमारे पास फाइल का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये करना पड़ता है। ध्यान दो बेटा, अब मैंने कहा कि इमेज का वेरिएबल, मतलब चेक करो क्या इमेज आ रही है या नहीं आ रही। अगर इमेज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब अगर इमेज आ रही है, बात समझ आ रही है? इमेज नॉट इज इक्वल टू नल का मतलब क्या है कि मतलब अगर इमेज नल नहीं है तो मैंने कहा नल अगर नहीं है तो वही काम करना है जो हमने लास्ट सेशन किया था। ऊपर आओ, उसको कॉपी करना है, यही कोड था कॉपी करने का। हाँ, पहले हम क्या कर रहे थे, उसका फाइल का नाम बना रहे थे, फाइल का नाम बना रहे, नाम बनाने के बाद हम उसका पाथ बना रहे हैं, पाथ बनाने के बाद हम उसको क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। तो मैंने कहा इतना तो मुझे सेम चाहिए, तो यहां पे आके मैंने कर दिया पेस्ट। कोड बेटा समझने की कोशिश करो, दोबारा समझा रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर डेटा कौन सी आ रही है, जो फॉर्म से है, मतलब न्यू डेटा। ये जो हम चेक कर रहे हैं वो हमारी न्यू डेटा है, सॉरी ये वाली हमारी न्यू डेटा है, और ये हमारी पुरानी डेटा जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम ये चेक कर रहे हैं कि हम नई डेटा को पुरानी वाली डेटा में क्या कर रहे हैं, स्वेप कर रहे हैं, चेंज। ठीक है, अब मैंने कहा कि इमेज अगर खाली नहीं है, मतलब अगर इमेज यूजर दे रहा है, तो क्या करना है, उस इमेज को सेम तरीके से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद सेम तरीके से मॉडल जो है हमारा डेटा, पुरानी डेटाबेस वाली डेटा, उसमें जो इमेज है उसमें आपने फाइल नेम स्टोर कर देना। बात समझ आई? और मैं इफ के नीचे आ गया और मैं कहूंगा दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। जितनी भी मैंने चेंजेस किए उसको सेव कर दो, और सेव करने के बाद मुझे रीडायरेक्ट कर दो, कहां पे रीडायरेक्ट करना है, टू एक्शन।
यही नाम रखा था। कोड समझ आया? ठीक है, कोड को दोबारा समझते हैं, पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर ट्राई करते हैं दोबारा। हमारे मॉडल के अंदर नई डेटा आ रही है फॉर्म से, और हमने यहाँ से क्या करवाया, फाइंड करवाया कि क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर है तो उसकी डेटा क्या हो जाएगी, इस वेरिएबल में आ जाएगी। तो ये डेटाबेस की डेटा है, ये फॉर्म की डेटा है। सही है। मैंने कहा कि भाई ये हमारी न्यू डेटा है, ये हमारी पुरानी डेटा है। तो मैंने कहा, क्या कहा, पुरानी डेटा के अंदर असाइन कर दिया नई डेटा का वैल्यू, प्रोडक्ट का नाम भी चेंज कर दिया और प्रोडक्ट का प्राइस भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर यूजर ने इमेज दी है तो उसको कॉपी करना है और वो भी पुराने वाले को देनी है। पर अगर यूजर इमेज नहीं दे रहा तो ये काम ही नहीं करना, पुरानी वाली इमेज तो पड़ी हुई होगी ना। लॉजिक समझ आ रही है? अगर यूजर इमेज दे रहा है तब चेंज करना, अगर यूजर इमेज नहीं दे रहा तो पुरानी वाली तो पड़ी हुई है। तो असल स्विच करने का मेन मकसद ये, क्योंकि आप सबको पता है कि जब आप यूजर आ गया और उसने अगर नाम चेंज नहीं किया तभी भी तो फॉर्म से नाम आएगा ना। अगर उसने प्राइस चेंज ना भी करी तभी भी तो प्राइस फॉर्म से आएगी। एक चीज नहीं आएगी, वो क्या चीज है? तो इस इमेज की वजह से ही हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ट्राई करते हैं, इसको सेव किया और चलाते हैं इसे। ठीक है, अब हमें दोनों चीजें चेक करनी है, एक तो इमेज भी चेंज करके चेक करेंगे और दूसरा बिना इमेज के भी इसको एडिट करके चेक करेंगे कि हमारा काम जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, 9th बुक्स कहाँ है बेटा, निकाल लो। यहाँ पे आके मैंने कर दिया home/view, चेक कर लें बेटा। अब ये हमारी डेटा अवेलेबल है हमारे पास, सही है। और मैं यहाँ पे आके लेक्चर के ऊपर एडिट कर रहा हूँ और हमारे लेक्चर का प्रोडक्ट नेम भी मिल गया और उसकी क्या मिल गई, प्राइस। अब एक काम करते हैं, मैं इमेज को चेंज कर रहा हूँ, लेक्चर वाली की इमेज को चेंज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे आके मैंने कर दिया इसको इसके साथ चेंज, सिलेक्ट कर लिया और मैं सेव कर रहा हूँ। चेक करो इमेज चेंज हुई नहीं हुई, हो गई। मतलब वो इमेज वाली इफ जो है वो हमारे पास ट्रू हो गई और उसने इमेज क्या कर दी, दोबारा कॉपी कर दी और स्विच कर दिया। ठीक है, फिर यार बाद में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद वॉचेस, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, वॉचेस को एडिट करता हूँ और मैं इसकी इमेज नहीं चेंज कर रहा। एक काम करते हैं, इसकी प्राइस चेंज कर देते हैं। मैंने एक 0 हटा और कर दिया सेव। इमेज इज रिक्वायर्ड, ये चीज नहीं चाहिए थी। हाँ, मैंने आपको कहा था मेरे ख्याल में कि हम इमेज के ऊपर कभी भी रिक्वायर्ड नहीं लगाते, तो मैंने यहाँ पे इमेज के ऊपर रिक्वायर्ड लगाया तो नहीं हुआ। ये नीचे वाला रिक्वायर्ड हटा देते हैं। सेव कर दिया, दोबारा हॉट रीलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको दोबारा विदाउट इमेज जो है मैं इसको कर रहा हूँ सेव। इमेज इज रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड जो है वो काम कर रहा है, पर रिक्वायर्ड नहीं करना चाहिए काम, हमने रिक्वायर्ड को हटाया हुआ है। देखते हैं फॉर्म के अंदर तो नहीं लगा हुआ रिक्वायर्ड। व्यू प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट, नहीं लगाया हुआ हमने रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड कहाँ से लगा हुआ आ रहा है? रिफ्रेश तो कर दिया है मैंने, वैसे इमेज के ऊपर रिक्वायर्ड लगा भी नहीं हुआ था, तो क्यों आ रहा है रिक्वायर्ड? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको दोबारा खोल लेते हैं। होम व्यू एडिट के ऊपर क्लिक किया, विदाउट इमेज मैंने इसको कोई भी चेंजिंग करके सेव कर दिया। इमेज इज रिक्वायर्ड, सब के ऊपर से रिक्वायर्ड हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, हटा दिया। प्राइस के ऊपर भी हटा दिया, अगेन और रिलोड और सेव कर दिया। एक सेकेंड, वैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में ये मसला नहीं आता, ये फिर भी मसला कर रहा है, ये मसला नहीं आना चाहिए।
मैं अंडू कर दिया, मैंने सबके ऊपर रिक्वायर्ड दोबारा लगा दिया। वैसे रिक्वायर्ड इमेज के ऊपर नहीं लगाया हुआ तो ये जाना चाहिए। अच्छा एक एक मसला है, हाँ याद आ गया, सॉरी। जब भी आप इमेज स्टोर कर रहे होते ना तो इमेज को बताना पड़ता है कि ये नल भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो आप क्या करते हैं, उसके डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये मसला था, रिक्वायर्ड का मसला नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क का मसला था। अब ये क्वेश्चन मार्क का काम क्या होता है, ये एक नल क्लोजर ऑपरेटर है। नल क्लोजर ऑपरेटर इसको क्या बता रहा होता है कि ये जो फील्ड है वो खाली भी हो सकती है। ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो खैर है। तो इसको मैंने लोड कर दिया दोबारा, और अब दोबारा ट्राई करते हैं। देखो ये मसले आते हैं, छोटे छोटे मसले। दोबारा मैंने लेक्चर के ऊपर क्लिक किया, विदाउट इमेज में इसकी थोड़ी प्राइस बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया अगेन। रिलोड नहीं हुआ क्या? मैं बंद करता हूँ, दोबारा चलाते हैं। अगेन एग्जीक्यूट, होम व्यू डेटा। लेक्चर में जाके मैंने यहाँ पे कुछ चेंजिंग की, हो गया, क्लियर हो गया। देखो छोटे छोटे मसले ये आ रहे होते हैं, ठीक है, बस शुक्र है टाइम पे याद आ गया मुझे। बात समझ आ गई? तो याद रखें हमेशा आप, वैसे आपने नोट किया होगा डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जब हमने यूज किया था, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जब भी मॉडल बना के देता है तो हर मॉडल के फील्ड के आगे नल क्लोजर ऑपरेटर लगा हुआ होता है कि मे बी ये नल हो सकता है, और हम नहीं रखते उन चीज को। पर ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सबके आगे जो है ना वो नल क्लोजर ऑपरेटर लगा हुआ हो, क्योंकि एडिट के अंदर कभी कभार कोई ऐसी फील्ड्स होती है जो खाली जा सकती है। क्लियर हो गया? तो इमेज समझ आई? एक बार दोबारा कोड को देख लेते। हमने क्या किया, ठीक है, हमने फॉर्म से डेटा को मंगवाया। अब जब फॉर्म से डेटा सारी आ रही तो आईडी भी आ रही थी, तो हमने कहा डेटाबेस में अंदर जितनी भी आईडीज है उनको मैच करो, प्रोडक्ट से जो आईडी आ रही है, फॉर्म से जो आईडी आ रही है मैच करो। डेटा मिली तो डेटा मिल गई तो आपने क्या कहाँ पे रखनी है, उसको मॉडल डेटा के अंदर रखना है। ठीक है, और चेक करना है कि वो खाली तो नहीं है। कभी कभार ये रेयर केस में होता है कि ये खाली आता है, ठीक है। तो अगर खाली आ गया तो उसको रिटर्न कर दो नोट फाउंड, मतलब पेज नोट फाउंड का एरर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट का नाम और प्राइस दोनों को स्विच कर दिया। स्विचिंग करने के बाद हम आगे चेक करा कि भाई इमेज जो है वो स्विच करनी है या नहीं करनी। अब इमेज स्विच करनी है इस शर्त के ऊपर कि इमेज आ रही है या नहीं आ रही। मैंने कहा कि अगर इमेज आ रही है, अगर इमेज नॉट इज इक्वल टू नल है, तो क्या करो, इमेज को कॉपी कर दो, सारा का सारा सेम कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, नहीं तो लिखना पड़ता, टाइम वेस्ट होता। और फिर मैंने कहा कि भाई इमेज भी स्विच कर दो, इमेज का नाम, और क्या कर दो, सेव कर दो। अब दूसरी कंडीशन अगर चेक करो कि अगर यूजर ने इमेज नहीं दी तो वही फॉर्म से जो डेटा आएगी वो स्विच हो जाएगी। इमेज की इफ जो है वो ट्रू नहीं होगी तो मतलब ये सारा का सारा काम हमारा नहीं होगा, और इमेज पुरानी वाली पड़ी हुई होगी और सेव चेंजेस हो जाएगी, तो हमारे मॉडल के अंदर पुरानी वाली इमेज चली जाएगी। क्लियर हो गया? इमेज एडिट करना आ गई। इस तरीके से आप कर रहे होते हैं, वो चाहे आप इमेज लें या कोई फॉर्म कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लें, आप इस तरीके से ही एडिट का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना काम कर लो, उसके बाद हम आगे आएंगे। ठीक है, इमेज के एडिट का काम कर लो। स्क्रीन को अनशेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर लेते हैं बंद।